हेलो एवरीवन, वेलकम टू युक्ति प्रोफेशनल क्लासेस। इस वीडियो में हम यूजीसी नेट पेपर 1 यूनिट 1 टीचिंग एप्टीट्यूड का टॉपिक प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग पढ़ने वाले हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग जो है वो मैगजीम से रिलेटेड है, क्लोजली रिलेटेड टू मैगजीम। मैगजीम जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़े थे वही उन मैगजीम से ये रिलेटेड है। ये दो प्रकार के होते हैं, एक सामान्य जनरल प्रिंसिपल और एक मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स। इन सिद्धांतों के आधार पर ही शिक्षण जो प्रोसेस है उसको अधिक प्रभावी, इफेक्टिव, फुल और केंद्रित बनाया जा सकता है। चलिए अब हम एक एक करके प्रिंसिपल्स को देख लेते हैं। सबसे पहले जनरल प्रिंसिपल। जनरल प्रिंसिपल्स में बोला है कि प्रिंसिपल्स ऑफ मोटिवेशन, यह छात्रों में नई चीजें सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न करता है। मोटिवेशन से क्या है, कुछ भी चीज करने के लिए हमें एक प्रोत्साहन मिलता है। तो ये जो सिद्धांत है, ये सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि छात्रों को नई चीजें सीखने में जिज्ञासा उत्पन्न हो सके। जैसे अगर कक्षा में मतलब क्लासरूम में अगर कोई नया टॉपिक स्टार्ट करना है तो टीचर क्या करती है, सबसे पहले कुछ उससे रिलेटेड ना स्टोरी सुनाती है, जिससे कि उनमें इंटरेस्ट बढ़ता है, उत्सुकता आती है, उनमें प्रेरणा बढ़ती है, रुचि बढ़ती है। तो यहाँ एक उनको मोटिवेशन मिलता है कि हाँ अब इसके बाद क्या, इसके बाद। तो ये नई चीज को देखने के लिए, सीखने के लिए उनमें प्रेरणा आने लगती है। चलिए नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी, लर्निंग बाय डूइंग। मतलब यहाँ पर का एक्टिविटी करा के सिखाने का सिद्धांत के बारे में बोला है। तो फ्रोएबल का किंडरगार्टन प्रणाली इस सिद्धांत पर आधारित है। इसमें शारीरिक और मानसिक दोनों गतिविधियां शामिल है, क्योंकि इसमें एक्टिविटी से रिलेटेड है। इसमें फिजिकल एक्टिविटी भी और मेंटल एक्टिविटी दोनों से है। उदाहरण के लिए छात्रों से चार्ट और मॉडल बनाने के लिए कहा जाता है। जैसे हम देखते हैं कि साइंस की क्लास है अगर हमारी, तो उसमें क्या कुछ भी हमें मॉडल बनाने, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिक सर्किट बनाने के लिए कहा गया है, तो इससे उनको इलेक्ट्रिक सर्किट का जो मॉडल बनेगा उसके बारे में होगा, उससे विद्युत प्रवाह के जो सिद्धांत को वो अच्छे से समझ पाते हैं। यहाँ पे ये उन्होंने प्रैक्टिकली उसको लर्निंग बाय डूइंग करके उस चीज को करके देखा कैसे ये सिद्धांत काम करता है, इसके बारे में उन्होंने जाना। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट, रुचि का सिद्धांत। तो शिक्षार्थियों के समुदाय में वास्तविक रुचि उत्पन्न करके शिक्षण सीखने की प्रक्रिया की प्रभावशीलता को बढ़ाया जा सकता है। जैसे हिस्ट्री की क्लास है अगर, तो वहाँ पे टीचर क्या अगर इंडिपेंडेंस से रिलेटेड, मतलब स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो भी घटनाएं हुई है उसके बारे में बताना चाह रही, तो वो उसको क्या कर रहे हैं, नाट्य रूपांतरण के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं। तो जब उसको एक ड्रामेटाइजेशन के रूप में शो कर रहे हैं, प्रस्तुत कर रहे हैं, तो बच्चों को, जो छात्र हैं उनको उसमें इंटरेस्ट पैदा होने लगता है, रुचि आने लगती है, अरे अब क्या होगा, अब क्या होगा, ऐसे उनके इसमें चलने लगता है। और इसमें रुचि और समझ दोनों में वृद्धि होती है। तो इस तरीके से जब वो नाट्य रूपांतरण में देखेंगे तो वहां पे उनमें रुचि भी बढ़ेगी और समझ में भी जल्दी आएगा। तो यहाँ पे रुचि का सिद्धांत दिया है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ लिंकिंग विथ लाइफ, तो जीवन से जुड़ाव का सिद्धांत। तो जीवन एक सतत अनुभव है और जीवन से जुड़ी शिक्षा अधिक स्थायी हो सकती है। जो भी अगर हम लाइफ से रिलेटेड चीज, अगर कुछ चीज सीखते हैं तो वो स्थायी रूप से हमें सीखने को मिलती है। जैसे अगर मैथ्स की कक्षा जो अपनी क्लास है उसमें अगर जो टीचर है वो अगर बच्चों को बजट बनाना सिखाते हैं, तो वो जिससे वो क्या होता है, वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट को वास्तविक जीवन में उपयोग कर सकते हैं। उनकी रियल लाइफ में जो बजट सीखा है उसको वो उनके रियल लाइफ में यूज कर सकते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के रूप में यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे वो प्रिंसिपल ऑफ लिंकिंग विथ लाइफ, जो भी चीज सीख रहे हैं ऐसा प्रिंसिपल जो लाइफ से जुड़ा हुआ है, जो आगे उसको लाइफ में उपयोग करने का मौका मिलेगा, उससे जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ डिफाइनाइट एम, निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत। यह शिक्षण संस्थानों के अनुकूल उपयोग और सीखने को अधिक केंद्रित बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। जो शिक्षण संसाधन हैं उन्हें और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करने के लिए ये बहुत यूजफुल है।
मतलब इसमें ये है कि ये जो प्रिंसिपल है डिफाइनाइट एम, मतलब यहाँ पर हम प्लानिंग कर कर पढ़ा रहे हैं कि कब क्या पढ़ना है। इसके पहले मतलब जो शिक्षण संसाधन जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको कैसे उपयोग करना है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कैसे करना है टीचिंग रिसोर्सेज का, और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग पे फोकस हो सके। तो इस एम को ध्यान में रखते हुए प्लानिंग की जाती है। तो इस सिद्धांत का कहना है कि ये जो है इस हिसाब से काम करता है कि एक डिफाइनेट एम को पूरा करता है। तो जैसे अगर टीचर ने उसको कोई सा चैप्टर सब्जेक्ट पढ़ाना है तो उसने उन्होंने क्या किया, प्लानिंग बनाई। प्लानिंग उसमें डेली मतलब एवरी डे की उन्होंने प्रत्येक दिन के लिए एक लक्ष्य, स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित कर लिया है। तो इससे स्टूडेंट्स को भी पता चलता है कि प्रत्येक दिन वो क्या सीखने वाले हैं। तो ये एक डिफाइनेट एम क्लियर करता है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ रिकॉग्नाइजिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो प्रत्येक छात्र बुद्धिमत्ता, दृष्टिकोण, क्षमताओं और संभावनाओं और सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के संदर्भ में अद्वितीय है। मतलब प्रत्येक जितने भी छात्र, हमेशा सारे जो स्टूडेंट एक जैसे नहीं होते, सबका कुछ ना कुछ क्वालिटीज होती है, अलग अलग देखने का नजरिया होता है, समझने के जो स्तर है वो अलग होता है, उनमें क्षमताएं अलग होती है, संभावनाएं होती है ना, सामाजिक आर्थिक जो अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं तो किस तरीके से, तो ये सब अलग अलग होता है। तो शिक्षण विधि को इस प्रकार तैयार किया जाना चाहिए कि सभी छात्रों को जीवन में समान अवसर मिल सके। तो इस प्रिंसिपल क्या बोलता है कि जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है उसको भी ध्यान में रखते हुए इस प्रकार से प्लानिंग की जाए, मतलब इस प्रकार से टीचिंग को लाया जाए कि सभी को सीखने का मिले। मतलब इंडिविजुअल लर्निंग प्लान तैयार करते हैं, जैसे अलग अलग स्तर के बच्चे, तो उस हिसाब से मतलब जो ऐसा है कि कोई बच्चा बहुत जल्दी सीख जाता है और कोई बच्चे को नहीं समझ में आ रहा, तो ऐसा टीचर ऐसा नहीं पढ़ाएगा कि सिर्फ जल्दी समझने वालों को ही समझना है। वो इस गति से, इस वे में पढ़ाएगा कि वो जल्दी समझने वाला तो समझेगा ही, लेकिन जिनको धीरे से समझ में आता है, एकदम सोच समझ के उनको ज्यादा बार बार समझाना पड़ता है, तो ऐसे पर्सन को अगर समझाने के लिए तो वो उनका ऐसा कॉम्बिनेशन होता है कि वो उन सबको समझ में आए। तो वहां पर वो छात्रों की सीखने की गति, उनकी शैली जो भी है वो सबको ध्यान में रखते हुए इंडिविजुअल लर्निंग प्लान तैयार करते हैं। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन। तो ज्ञान का विस्तार हर दिन हो रहा है। शिक्षक को ऐसी सामग्री का चयन करना चाहिए जो शिक्षार्थियों के उद्देश्यों के लिए अधिक प्रासंगिक और उद्धृत हो सके। मतलब जो जैसे हर दिन नए अपडेशन आते रहते हैं, नया नया कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो यहाँ पर टीचर क्या करेगी, ऐसी सामग्री का प्रयोग करेंगे जो कि क्या होगा कि जो लर्नर के जो ऑब्जेक्टिव्स है, जैसे उनको लर्निंग कराना और उनको अपडेट रखना, मतलब जो नए नए हमको ज्ञान आ रहा है उसको हमें उनको टीचर उनको इस तरीके से बताएंगे कि वो उन चीज़ों को अपडेट वहाँ तक रह सके। जैसे साइंस में कोई नया नया, साइंस में या टेक्नोलॉजी में कुछ नए नए इवेंट्स होते हैं, है ना, तो उस पर टीचर क्या करेगी, चर्चा करेगी, है ना, डिस्कशन का क्लास में करेंगे, जिससे क्या होता है कि वो नए जो जानकारी, नई टेक्नोलॉजी जो है, नई जो साइंस के बारे में आया है उसके बारे में उनको जानकारी प्रदान हो सके, जानकारी मिल सके। तो इस बारे में भी टीचर फोकस करते हैं। तो ये प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन को शो करता है। फिर प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग। प्रत्येक शिक्षक के पास निश्चित समयबद्ध उद्देश्य होते हैं और इसलिए शिक्षण को समय सीमा के भीतर संसाधनों के अनुकूल उपयोग के लिए व्यवस्थित होना चाहिए। जैसे कि जैसे एक पूरा टाइम ड्यूरेशन होता है कि इतने समय में हमको ये इस क्लास का पूरा जो सेशन है, एक साल में हमको ये जो जितने भी, जिसमें छुट्टियां भी आएगी, गेम्स भी होंगे, सब होगा, तो एक निश्चित समयबद्ध उद्देश्य होता है कि इतने समय में हमको इतना पढ़ाना है, इतना ये टॉपिक हमें खत्म करना है, ये सिलेबस कवर करना है, एक लिमिट होती है। तो उसको इस तरीके से व्यवस्थित बनाएं कि वो उन संसाधनों का व्यवस्थित रूप से उपयोग कर सके। तो जैसे टीचर क्या करेगी, वीकली लेसन प्लान बनाते हैं
और फिर उसको समय से इसको पूरा करने के लिए निर्धारित मतलब प्रोग्राम बनाएंगे, जो भी है कार्यक्रम का पालन करेंगे, वो उस हिसाब से उस वीकली लेसन प्लान को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ सिलेक्शन प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग का उद्देश्य होता है। प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन, विभाजन का सिद्धांत, सीखने को आसान बनाने के लिए विषय वस्तु को इकाइयों में विभाजित किया जाना चाहिए और इकाइयों के बीच संबंध होना चाहिए। अब अगर कोई बड़ा सब्जेक्ट मैटर है, कोई बड़ा टॉपिक है, अब उसे डायरेक्ट ऐसे पूरा समझाया जाएगा तो समझने में दिक्कत होगी। तो क्या होगा कि इसको सीखने के लिए आसान बनाने के लिए उस टॉपिक को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड, छोटे छोटे टास्क या छोटे छोटे इवेंट में उसको डिवाइड कर दिया जाता है और उनको आपस में जब समझाते हैं तो आपस में इस तरीके से संबंधित करते हुए बताया जाता है ताकि वो पूरी चीज आपको समझ में आ जाए। जैसे अगर इंग्लिश ग्रामर है ना, वहां पे क्या होगा, उसको अलग अलग चीजों में इंग्लिश को अगर आप ग्रामर को समझाने जाएंगे तो अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है। जैसे नाउन के बारे में अलग पढ़ने को मिलेगा, है पूरा इंग्लिश ग्रामर, ये हमारा पूरा एक सब्जेक्ट है। अब उसको छोटे छोटे पार्ट में कर दिया कि पहले हम नाउन सीख रहे हैं, प्रोनाउंस क्या है, क्रिया विशेषण जो है, एक्टिविटी जो है, वर्ब वगैरह क्या है, एडजेक्टिव क्या है, इसके बारे में एक एक करके फिर पढ़ाया जाता है। तो इससे क्या होता है, पर्टिकुलर ये एक इंडिविजुअल है, पूरा एक टॉपिक हमारा इंग्लिश ग्रामर, पर इसे हमने छोटी छोटी इकाइयों में बांट दिया और जब समझने जाते हैं तो आपस में लिंक करते हुए जाते हैं। तो इस प्रकार से ये इसमें प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन भी टीचिंग में पाया जाता है। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ रिवीजन, सीखने को स्थायी बनाने के लिए प्राप्त ज्ञान को तुरंत और बार बार संशोधित किया जाता है। अब जो सिखाया गया है वो उसको याद रहे, उसको तो उसको क्या होता है, बार बार रिवाइज किया कराया जाता है, तुरंत इमीडिएटली रिवाइज कराया जाता है और बार बार इसलिए कराया जाता है कि जब वो लर्न हो सके, वो उसे याद हो जाए, वो उसे सीख जाए उस चीज को। जैसे अगर एग्जाम के पहले टीचर्स क्या है, एक बार पूरा सिलेबस पढ़ा दिया, उसके बाद टीचर्स क्या करेगी कि या करेंगे, जो जो भी इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको बार बार रिवाइज कराएंगे, क्वेश्चन आंसर के माध्यम से तैयारी करेंगे, जांच करेंगे। तो इस प्रकार से वो बार बार रिपीटेशन रिवीजन का भी काम इसमें होता है। तो टीचिंग में रिवीजन भी होता है। अब नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ क्रिएशन एंड रिक्रिएशन। तो यह सिद्धांत कक्षा के वातावरण को हास्यपूर्ण और रचनात्मक बनाने के लिए आवश्यक है। अब ऐसा है कि सिर्फ टीचिंग ही होती रहे, बिल्कुल ऐसा ही होता रहेगा तो पढ़ने में, लर्निंग करने में भी बोरिंग सा होगा, मज़ा नहीं आएगा। तो ये जो है एक, जो ये इस प्रिंसिपल को शो करता है कि टीचिंग में क्रिएशन और रिक्रिएशन, सृजन और मनोरंजन का भी सिद्धांत पाया जाता है। जैसे पढ़ाने के दौरान क्या हुआ कि एक क्लास प्रोजेक्ट दे दिया, उसमें कहानी लिखना है, स्टोरीज बतानी है, ड्राइंग करनी, चित्रण करने को कहते हैं। एक स्टोरी के माध्यम से सिखाया जा रहा है। उसमें ये बताया कि एक कोई टॉपिक दे दिया है, उस पर आप स्टोरी लिखो, उससे रिलेटेड ड्राइंग चित्रण के माध्यम से समझाओ। तो यहाँ एक रचनात्मक क्रिएटिविटी आती है, उनमें टीम वर्क का विकास होता है। तो यहाँ कुछ ऐसे गुणों का भी इसमें विकास होने लगता है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक डीलिंग, लोकतांत्रिक व्यवहार का सिद्धांत। इसमें छात्रों को विभिन्न गतिविधियों की योजना बनाने और क्रियान्वित करने में शामिल किया जाता है। यह शिक्षार्थियों में आत्मविश्वास और आत्मसम्मान विकसित करने में मदद करता है। देखिए, तो जैसे अगर स्टूडेंट ही वो एक्टिविटी कर रहा है, वो पार्टिसिपेट करेगा, उसे ही उसकी प्लानिंग करने के लिए बोला जाएगा, तो उसमें एक आत्मविश्वास बढ़ेगा कि हाँ, ये मैंने किया, ये मैं कर सकता हूँ। इसमें खुद ही उसको प्लानिंग करना, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी भाव उसमें आएगा कि मुझे ये करना है। तो यहाँ जब वो ऐसे ऐसे आत्मसम्मान की जब वो टास्क कंप्लीट होता है तो अपने आप उसमें एक उत्साह की भावना उत्पन्न होने लगती है। तो यहाँ प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक डीलिंग शो करता है। जैसे यहाँ एक्टिविटी से कुछ चीज करना, जैसे कि अगर टीचर क्या करेंगे कि क्लास काउंसिल बनाएंगे और छात्रों को, जो स्टूडेंट है उनको विभिन्न पदों पर नियुक्त करेंगे। काउंसिल बनी है, वहां पे अलग अलग पोस्ट पे उनको नियुक्त कर दिया। अब उनमें लीडरशिप की एक
रिस्पॉन्सिबिलिटी का, ऐसे कुछ गुणों का विकास होता है। जब वो किसी पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करते हैं तो उनमें कॉन्फिडेंस की भी भावना उत्पन्न होती है, लीडरशिप करके उनमें कॉन्फिडेंस आता है, उनको खुद के लिए एक आत्मसम्मान आता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला एक गुण विकास होता है। तो यहाँ विभिन्न गतिविधियों की ऐसी योजना बनाई जाती है और उसको क्रियान्वित किया जाता है जिससे कि उनमें कॉन्फिडेंस बढ़े। चलिए, ये थे हमारे जनरल प्रिंसिपल। अब है साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल। प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट। एक शिक्षक को यह समझना चाहिए कि प्रत्येक छात्र एक अद्वितीय मनोवैज्ञानिक इकाई है और एक छात्र को उसके उद्देश्य और आवश्यकताओं की पहचान के बाद प्रेरित किया जा सकता है। देखिए, हर स्टूडेंट के पास कोई ना कोई क्वालिटी होती है, हर किसी का इंटरेस्ट कुछ अलग होता है। तो टीचर ये करता है कि वो पहले उन बच्चों के जो इंटरेस्ट है उसे समझता है, उस इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए उसके छात्र को मतलब उस टाइप की प्रेरणा देता है, उसको इस तरह की उस चीज में मोटिवेशन का काम करते हैं। इंटरेस्ट को जाना और मोटिवेशन दिया ताकि वो अपने उन आवश्यकताओं मतलब उसको जाने, उस चीज में अपना काम करे वो। तो यहाँ क्या ये प्रिंसिपल ये शो करता है कि टीचिंग में टीचर क्या करते हैं कि बच्चों की जो इंटरेस्ट है उसको जानकर उसे उनकी जो भी आवश्यकता है उसको पहचान के उनको प्रेरित किया जाता है। जैसे क्या होगा कि पहले तो उनकी हॉबीज और इंटरेस्ट को जान लिया, जानने के लिए क्या करेंगे, कोई सा अगर सर्वे स्कूल में एक सर्वे आयोजित कर देंगे, ठीक है, और उन पर आधारित फिर एक्टिविटीज आयोजित कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि उनकी हॉबी और इंटरेस्ट पता पड़ा और उस एक्टिविटी को पार्टिसिपेट करने पे उन्हें खुद बच्चों को भी ये फील होता है कि मुझे इस चीज में इंटरेस्ट है, मैं इस चीज में अच्छा, उन्हें भी इस चीज का ज्ञान होने लगता है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ रिक्रिएशन, मनोरंजन का सिद्धांत। लंबी कक्षाओं में भाग लेने के बाद थकान को दूर करने के लिए मनोरंजन आवश्यक है। यह एक रास्ता को तोड़ता है और छात्रों को फिर से सीखने के लिए तैयार करता है। अगर कंटिन्यूस अगर लेक्चर डिलीवर होता रहेगा, बस पढ़ते रहेंगे तो उन बच्चे उब जाएंगे, थकान सा फील होने लगेगा। तो बीच बीच में यहाँ क्या ब्रेक देकर खेल गेम्स या एक्टिविटीज करा दी जाती है जिससे कि उनमें ताजगी महसूस हो सके और फिर वापस वो पढ़ाई करने के लिए प्रेरित हो सके। जैसे जनरली स्कूल में ऐसा होता है कि टोटल अगर 6 सब्जेक्ट हैं तो 3 सब्जेक्ट के पढ़ाने के बाद लंच हो जाएगा जहाँ पे वो खाना खाने के अपना ब्रेकफास्ट लेंगे और उसके बाद खेलेंगे, फिर उसके बाद 3 तो यहाँ उनका जो 3 घंटे जो उन्होंने पढ़ा उसके बाद वो जो उनमें मतलब बोरियत आ गई, जो उनमें वो एनर्जी लेवल था वो डाउन हो गया, तो ब्रेक के बाद एक्टिविटीज करने के बाद वो एनर्जी वापस रिकवर होती है और वापस से फिर वो पढ़ने के लिए प्रेरित हो जाते हैं। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ रिपीटिशन एंड एक्सरसाइज। यह विशेष रूप से छोटे बच्चों के मामले में सही है, मतलब पुनरावृत्ति और अभ्यास का सिद्धांत। तो प्राइमरी क्लास में क्या है, शिक्षक स्टूडेंट को क्या बार बार गिनती काउंटिंग कराएंगे, अल्फाबेट्स का प्रैक्टिस कराते हैं, बार बार रिपीटेशन मतलब बार बार याद कराना, बार बार याद है, आज उनको कराया फिर कल वापस वही रिपीट, ताकि वो ये जनरली प्राइमरी क्लास में होता है क्योंकि बच्चों को अभी सिर्फ फैक्ट्स वर्ड्स यही सिखाया जाता है, तो यहाँ पर उन्हें रिपीटेशन की बार बार जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पर रिपीटेशन का भी सिद्धांत है ये। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इंकरेजिंग क्रिएटिविटी एंड सेल्फ एक्सप्रेशन। रचनात्मकता और आत्म अभिव्यक्ति को प्रोत्साहित करने का सिद्धांत है ये। तो यह विशेष रूप से गणित जैसे विषयों और भाषाओं के सीखने में लागू होता है। तो जनरली टीचर स्टूडेंट्स को गणित के जो क्वेश्चन है उनको हल करने के लिए नए नए अलग अलग रचनात्मक, क्योंकि एक मैथ्स का सवाल सिर्फ एक ही पर्टिकुलर मेथड से नहीं होगा, वो अलग अलग तरीके से सॉल्व होते हैं, तो वहां पे रचनात्मक तरीकों का सुझाव देने के लिए प्रोत्साहित करते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ सिंपैथी एंड कोऑपरेशन, सहानुभूति और सहयोग का सिद्धांत। तो यह सिद्धांत छात्रों की प्रेरणा के लिए आवश्यक है। तो ये प्रिंसिपल कहता है कि
जब साथ में मिलकर अगर कोई काम करा जाता है, स्टूडेंट्स को क्या ऐसी एक्टिविटीज में लगाया जाता है जहाँ पे वो साथ में मिलकर काम कर रहे हैं, कोऑपरेशन, और आपस में जब काम करते हैं तो एक दूसरे के लिए सहानुभूति, तो ऐसे गुण, जो ऐसी चीजों का विकास होता है। मतलब टीचर ने कोई प्रोजेक्ट, ग्रुप प्रोजेक्ट बनाया, उसमें सभी बच्चों को शामिल करा, अब वो एक दूसरे की मदद करते हैं उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में, तो यहाँ पे उनमें एक सहानुभूति का गुण, एक कोऑपरेशन का, सिंपैथी जो है, कोऑपरेशन है, इसका का विकास होता है। तो यहाँ पे ये प्रिंसिपल इस चीज को भी डिनोट करता है। प्रिंसिपल ऑफ रीइंफोर्समेंट, छात्रों को उनके इच्छित व्यवहार के लिए उचित रूप से पुरस्कृत किया जाना चाहिए। प्रबलन का सिद्धांत है। तो अगर कोई स्टूडेंट बहुत अच्छा प्रदर्शन दे रहा है तो उसको सर्टिफिकेट, अवार्ड देते हैं, जिससे उसका आत्मविश्वास बढ़ता है। तो यहाँ पे ये है कि रीइंफोर्समेंट का सिद्धांत भी यहाँ बताया गया है कि अवार्ड देना, उनको प्रेरित करना है और अच्छा करने के लिए। तो अगर कोई अच्छा काम करता है तो उसके लिए उसको पुरस्कार भी दिया जाना चाहिए, जिससे उनमें मोटिवेशन बढ़े, आत्मविश्वास बढ़े और अच्छा करने के लिए उनमें एक इच्छा जागृत हो। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इम्पेरेटिंग ट्रेनिंग टू सेंस। मल्टीमीडिया के उपयोग से कई संवेदी प्रकार एक साथ शामिल हो जाते हैं, जो स्थायी शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। मतलब यहाँ पर ये कि इस प्रकार से टीचिंग होती है कि जिससे सभी मैक्सिमम सेंस जो है, जो इंद्रियां हैं, उनका उपयोग होता है। तो मल्टीमीडिया का उपयोग कर कर टीचर क्या कर रहे हैं, ये एक देखिए स्थायी शिक्षा के लिए, मतलब आप जितने ज्यादा इंद्रियों का, जितने ज्यादा सेंसेस का उपयोग करते हैं, वो चीज आपको उतने अच्छे से याद रहती है। सिर्फ अगर आपने सिर्फ सुना है तो वो थोड़े समय के लिए रहेगा, अगर आपने सुना है और उस चीज को अपनी आंखों से देखा भी है तो वो आपको और ज्यादा तरीके से रहेगा। अगर आपको आपने उसको सुना है, पढ़ा है और अपने मुंह से दोहराया है तो और ज्यादा तरीके से वो आपको देखने, मतलब याद रहेगा। तो यहाँ पे ये है कि मल्टीमीडिया का उपयोग कर कर ऐसे स्थायी शिक्षा का मतलब लाया जाता है। तो यहाँ पे ये प्रिंसिपल ये बताता है कि जैसे टीचर वीडियो, ऑडियो, इंटरेक्टिव जो टूल्स है उनका उपयोग कर रहे हैं छात्रों को पढ़ाते वक्त, इन सब को, तो जिससे क्या होगा कि उनकी कई इंद्रियों का सेंसेस एक्टिव होती है और वो बेहतर तरीके से सीख पाते हैं, ज्यादा अच्छी तरीके से याद होता है उनको। बच्चों को देखना, आजकल जो ऑनलाइन वीडियोस देखते हैं, उनको बहुत जल्दी उन चीज़ों, वो देख रहे हैं, सुन रहे हैं कंटिन्यू में, तो उनको वो चीज़ें बहुत जल्दी ज़्यादा याद हो जाती है, समझ में आती है, बहुत जल्दी कैच कर लेते हैं। तो यहाँ पर शिक्षण में, प्रशिक्षण में इस चीज़ का उपयोग कर कर, अलग अलग टूल्स का उपयोग कर कर इस तरीके से लर्निंग की जाती है। तो ये साइकोलॉजिकल जो हमारे सेंसेस से रिलेटेड है, इस प्रिंसिपल है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ रेमेडियल टीचिंग। यह सिद्धांत शिक्षक के लिए गलतियों की पहचान करने और समस्याओं के बेहतर उत्तर सुझाने के लिए आवश्यक है। जैसे स्टूडेंट की एग्जाम ली, परीक्षा ली गई, अब उसमें उसने जो भी गलतियां करी है, जो उसके लिए क्या होगा, एक अलग से सेशन रखा जाएगा कि जहाँ जिसने जो गलती की उसके बारे में उसको समझाया जाएगा, एक्सप्लेन किया जाएगा। तो यहाँ समस्याओं का बेहतर उत्तर सुझाने के लिए जो भी जरूरी है वो सारे स्टेप्स यहाँ उठाए जाते हैं। तो यहाँ रेमिडियल टीचिंग का भी प्रिंसिपल शामिल है। चलिए, ये थे हमारे, हमने जनरल प्रिंसिपल और साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग मतलब सूक्ष्म शिक्षण। यह जो कंसेप्ट है 1963 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में डुलाइट डब्ल्यू एलन द्वारा लाया गया था, और भारत में ये जो आया है, ये भारत में ये कंसेप्ट 1967 में डी तिवारी द्वारा लाया गया है। के द्वारा इंट्रोड्यूस गवर्नमेंट, जो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है गवर्नमेंट सेंट्रल पेडोलॉजिकल इंस्टीट्यूट में किया था, जो इलाहाबाद में है। ये एक तरीके की ट्रेनिंग है जिसके क्या कंसेप्ट है, क्या उदाहरण है
तो इसकी ये उदाहरण है कि टीचिंग स्किल्स को डेवलप करने में ये हेल्प करता है। ठीक है, ये टीचर बनने से पहले एक ट्रेनिंग होती है। ये इसमें जो कक्षा का आकार, जो क्लास का साइज जो होगा, वो स्टूडेंट्स जो होंगे, मतलब 5 से 10 स्टूडेंट्स होंगे। इसका जो क्लास टाइमिंग जो होगा, ड्यूरेशन जो होगा, ये 5 से 10 मिनट की ही टीचिंग होती है इसमें। इसमें जो टॉपिक लिया जाता है पढ़ाने के लिए, वो छोटा टॉपिक होता है। इसमें जब पढ़ा दिया जाता है, उसके बाद रेटिंग दी जाती है, जो सुपरवाइजर या उसके ही सहसाथी के द्वारा दिया जाता है, या सेल्फ खुद भी, जैसे ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग करके देखा गया है और खुद ही उसके बारे में फिर अवलोकन कर रहे हैं। यहाँ पर टीचिंग के टाइम एक ही, यहाँ पर जब टीचिंग की जाती है तो एक ही स्किल का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या होता है, प्लानिंग की जाती है। जो इसके जो चरण है, सूक्ष्म शिक्षण के जो माइक्रो टीचिंग के जो चरण है, सबसे पहले प्लानिंग होगी, उसके बाद फीडबैक दिया जाएगा। फीडबैक किसके द्वारा दिया जाएगा, सुपरवाइजर या फिर खुद ही के सहपाठी पीर ग्रुप के द्वारा, या खुद ऑडियो वीडियो की रिकॉर्डिंग देखकर करेगा। ठीक है, फिर कमियां पता चलती है तो वो फिर क्या करेगा, वापस से उसको तैयारी करेगा, नियोजन करेगा, वापस उसकी प्लानिंग करेगा, फिर उसे दोबारा पढ़ाया जाएगा और फिर उसमें ये चेक किया जाएगा कि अब क्या सुधार हुआ है, क्या और क्या सुधारना बाकी है। इस बारे में इस पर फोकस किया जाता है। चलिए अब इसको हम देख लेते हैं थ्योरी। माइक्रो टीचिंग एक शिक्षक प्रशिक्षण तकनीक है, ये एक ट्रेनिंग है जो शिक्षण कौशल सीखने के लिए है, स्किल्स को सिखाने के लिए है। यह शिक्षण कौशल को विकसित करने के लिए वास्तविक शिक्षण स्थितियों का उपयोग करता है और शिक्षण कला के बारे में गहन ज्ञान प्राप्त करने में मदद करता है। तो ये क्योंकि ये कौशल को विकसित करना है, तो यहाँ पर जो वास्तविक जो शिक्षण स्थितियाँ है, वो जो है उसी को वो यूज़ करते हैं टीचिंग सिचुएशन को, और फिर इसमें और गहन ज्ञान प्राप्त करने में जो मदद करता है। यह स्टैनफोर्ड तकनीक योजना शिक्षण अवलोकन, पुनः योजना, पुनः शिक्षण और पुनः अवलोकन के चरणों में शामिल करती है। मतलब सबसे पहले हमने देखा कि सबसे पहले योजना बनाई जाती है, सबसे पहले योजना, फिर उसके बाद है योजना के बाद फीडबैक, फिर अगर उसमें जो भी कमियां देखने को मिलती है तो उसका फिर से योजना पुनः शिक्षण किया जाता है, और फिर उसके बाद वापस जो टीचिंग हुई है उसका वापस अवलोकन किया जाता है। इसमें इतने चरण शामिल होते हैं। चलिए नेक्स्ट है, अधिकांश पूर्व सेवा शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम व्यापक रूप से माइक्रो टीचिंग का उपयोग करते हैं और यह निर्देशात्मक अनुभवों को व्यापक सुधार प्राप्त करने के लिए एक सिद्ध विधि है। पहले मतलब ये जो भी अगर शिक्षा टीचिंग में उतरना चाहता है तो वो एक पहले माइक्रो टीचिंग का उपयोग करते हैं, जिससे वो अपनी जो टीचिंग स्किल है उसमें सुधार ला सके। नेक्स्ट है, प्रभावी छात्र शिक्षण एक शिक्षक की प्रमुख गुणवत्ता होनी चाहिए। शिक्षकों को प्रभावी बनाने के लिए एक नवाचारी विधि के रूप में माइक्रो टीचिंग के कौशल और प्रथाओं को लागू किया गया है, तो उन्हें और अच्छे से समझने के लिए। अब इफेक्टिव टीचिंग बिहेवियर क्या है। प्रभावी शिक्षण व्यवहार के लिए निम्नलिखित 4 आयामों की पहचान की गई है। सबसे पहले है स्पष्टता।
चलिए, प्रभावी शिक्षण व्यवहार के लिए 4 आयाम की पहचान की गई है। पहला है क्लैरिटी, स्पष्टता। प्रभावी शिक्षण के लिए क्लैरिटी होना चाहिए। यहाँ पे शिक्षक क्या स्पष्ट और संक्षिप्त रूप से विषय को समझाते हैं, जिससे छात्रों को विषय की सही समझ होती है। तो यहाँ क्लियरली इतने स्पष्ट रूप से समझाएंगे कि छात्रों को विषय की सही समझ हो सके। फिर है वैरायटी, न्यूनेस, मोटिवेशन, सस्टेनिंग अटेंशन। तो विविधता, नवीनता और प्रेरणा, ध्यान बनाए रखना होता है इसमें। तो शिक्षक विभिन्न शिक्षण विधियों का उपयोग करते हुए क्या करेंगे कि लेक्चर लेगा, डेमोन्स्ट्रेशन देंगे, डिस्कशन करेंगे, जिससे छात्रों की रुचि बनी रहेगी। अलग अलग तरीके से वो टीचिंग का माध्यम मतलब पढ़ाने का वैरायटी जो होगी उनकी टीचिंग में अलग अलग माध्यम से करेंगे, अलग अलग टीचिंग टूल से वो मेथड से पढ़ाएंगे। नेक्स्ट है टास्क ओरिएंटेशन, मोस्टली इन क्लास तो अप्रोच टुवर्ड्स प्रैक्टिकल एंड बेटर लाइफ। कार्य अभिविन्यास ज्यादातर कक्षा में होता है, व्यवहारिक और बेहतर जीवन की ओर दृष्टिकोण के लिए। जैसे शिक्षक जो है कक्षा में छात्रों को क्या होगा, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हल करने के लिए मोटिवेट करेंगे। कोई सी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम दे देंगे जिससे उनकी सोचने की क्षमता और जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है उसका विकास हो सके। मतलब उन्हीं को वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दे दिया जाएगा ताकि वो खुद उसका सॉल्यूशन बेहतर तरीके से निकाल सके। उनमें सोचने, वो सोचेंगे उसके बारे में, उनको एक समस्या समाधान की अगर कोई परेशानी आती है तो उसको प्रॉब्लम आती है तो उसको कैसे फेस करें, उसको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, इस स्किल का डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट, एंगेजमेंट इन लर्निंग टास्क, सीखने के कार्य में संलग्नता। तो सीखने के कार्य में संलग्नता, शिक्षक छात्रों को क्या करते हैं, सेल्फ डायरेक्टेड गोल्स निर्धारित करने और अलग अलग अनुभवों के द्वारा आकर्षित करने के लिए प्रेरित, मतलब अनुभवों को बताते हैं, आकर्षित करते हैं, जिससे कि वो प्रेरित होते हैं, जिससे वो स्वयं सीखने के प्रति रिस्पॉन्सिबल बनते हैं, वो खुद सीखते हैं। तो इस प्रकार से ये इफेक्टिव टीचिंग बिहेवियर काम करता है कि स्पष्टता होती है, वैरायटी होती है, टास्क ओरिएंटेशन होता है और एंगेजमेंट इन लर्निंग टास्क। ये एक इफेक्टिव मतलब प्रभावी शिक्षण व्यवहार को पहचानने के एक इसके आयाम है। अब है ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ टीचिंग स्किल्स। टीचिंग स्किल को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्री इंस्ट्रक्शनल, पूर्व निर्देशनात्मक कौशल, फिर निर्देशनात्मक कौशल और फिर क्या है पोस्ट। प्री जो होता है जिसमें जब शिक्षक कक्षा में जाने से पहले जो या कक्ष में प्रवेश करने से पहले जो भी गतिविधियां करता है वो शामिल होती है। जैसे पाठ की प्लानिंग की, क्या पढ़ाना है, विषय सामग्री का निर्धारण और कैसे पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, कितने समय में पढ़ाना है, इन सभी बातों का वो निर्धारण करते हैं। मतलब लेसन प्लानिंग, जिससे कि बच्चों को क्या की पॉइंट्स बताना है, क्या होमवर्क में देना है, क्या क्वेश्चन पूछना है, इस बारे में इसमें जानकारी ये इससे संबंधित जो एक्टिविटीज होती है इसमें शामिल है। सबसे पहले इसमें लक्ष्यों का निर्धारण, पढ़ाई जाने वाली सामग्री या विषय वस्तु का चयन, विचारों की व्यवस्था और शिक्षण शैली, शिक्षण की उपयुक्त रणनीति और युक्तियों का चयन करना होता है। शिक्षण की अवधि, स्थान और प्रबंधन तय करना, मूल्यांकन, फिर मूल्यांकन के उपकरण, तकनीकों के बारे में निर्णय लिया जाता है। ये प्री इंस्ट्रक्शनल, जो पढ़ाने से पहले, कक्षा में जाने से पहले जो भी एक्टिविटीज की जाती है, एक शिक्षक के द्वारा जो भी गतिविधियां की जाती है पढ़ाने से पहले, क्लास में जाने से पहले, वो शामिल होती है। नेक्स्ट है इंस्ट्रक्शनल स्किल। तो इंस्ट्रक्शनल स्किल में बताया ये एक सक्रिय चरण होता है जिसमें जो प्री एक्टिव जो हमारी स्टेप थी उसके दौरान बनाई गई जो भी योजना उन्होंने बनाई है, प्री इंस्ट्रक्शनल स्किल के दौरान जो भी उन्होंने योजना बनाई है उसका एग्जीक्यूशन किया जाता है। तो जो भी प्लानिंग की है कि हमें ये पढ़ाना है, इतने समय में पढ़ाना है, इस टॉपिक पे फोकस करना है, ये की पॉइंट बनाना है, ये क्वेश्चन, तो यहाँ एक्चुअल में उसको अप्लाई किया जाता है। तो यहाँ वास्तविकता में वास्तविक शिक्षा कक्षा में शिक्षण किया जाता है। और यहाँ पर टीचर क्या करती है, स्टूडेंट से बातचीत करती है ताकि उनको क्या उनके व्यवहारों में, मतलब उन्हें ज्ञान दिया जाएगा उनके बारे में कि वो
किस तरीके से पढ़ते हैं, उनके बारे में ऑब्जर्व करते हैं टीचर की ये किन चीज़ों में उनकी रुचि है। तो इस तरीके से आवश्यक बातचीत करके वो उनके जो लर्नर है उसके व्यवहार में परिवर्तन लाया जा सके, इस हिसाब से बातचीत की जाती है। यहाँ पर शिक्षक जो है वो स्टूडेंट से क्या मौखिक उत्तेजना प्रदान करता है इस प्रक्रिया में, और इसमें सवाल पूछकर उनको उत्तेजित किया जाता है। उत्तेजित कैसे किया जाता है, उन्हें मतलब एक्टिव कैसे किया जाता है कि वो भी इन्वॉल्व हो इसमें। तो सवाल पूछकर करेंगे, छात्र की प्रतिक्रिया सुनकर, फिर मार्गदर्शन प्रदान करके, स्पष्टीकरण देके, इस प्रकार से किया जाएगा। यहाँ पे शिक्षार्थी के साथ आमने सामने जो भी डिस्कशन है आमने सामने होते हैं दोनों यहाँ पर। और यह शिक्षक पहले चरण में नियोजित कुछ जो तकनीक सहायता सामग्री का उपयोग करता है ना, जो उसने पहले से डिसाइड किया था वो उसको यहाँ पे यूज करता है, ताकि जो भी इसने शिक्षक ने जो भी गोल डिसाइड किए थे वो उद्देश्यों को प्राप्त कर सकें। तो यहाँ पर सबसे पहले अब ये वाली जो प्रोसेस करनी होती है तो तब क्या ध्यान रखना पड़ता है शिक्षक को। तो शिक्षक को पता होना चाहिए कि इनके जो ग्रुप में मतलब जो पढ़ने वाले हैं वो कितने लोग एकदम एक्टिव है, पढ़ रहे हैं, उन्हें कितने लापरवाह है, कितने उदासीन है। जब लेक्चर डिलीवर हो रहा है तो टीचर को ये पता होना चाहिए कि कौन मुझे ध्यान से सुन रहा है, कौन उदासीन है, कौन लापरवाह है। नए शिक्षार्थियों के लिए जो आया है कोई अगर, तो उसको पिछले ज्ञान के बारे में जानना। इसके लिए नए शिक्षार्थियों की क्षमताओं, रुचियों, दृष्टिकोणों, शैक्षणिक पृष्ठभूमि को जानकर शुरुआत की जाती है। इस स्तर पर क्या है, टीचर पढ़ाना शुरू कर देते हैं। और इस चरण में शिक्षक द्वारा कक्षा में प्रवेश करने पर की जाने वाली सभी गतिविधियों को एक साथ जोड़ दिया जाता है। चलिए, थर्ड है पोस्ट इंस्ट्रक्शनल स्किल्स, मतलब ये पढ़ाने के बाद, कक्षा में पढ़ाने के बाद जो भी अगर एक्टिविटी आती है वो इसमें आती है। उत्तर सक्रिय चरण भी कहा जाता है इसे। इसमें जो गतिविधियां है उसका मूल्यांकन, ये मूल्यांकन से संबंधित है। तो ये परीक्षण या मत क्या है, तो एग्जाम ली जाएगी, है ना। क्वेश्चन आंसर सहित कई तरीकों से किया जा सकता है, या मौखिक रूप से या लिखित रूप से छात्रों को प्रतिक्रिया को देखकर, टिप्पणी आदि को देखकर किया जा सकता है, ताकि उनकी उपलब्धियों का सही मूल्यांकन किया जा सके। सीधा ऐसा है, पढ़ाने के बाद उनका मूल्यांकन किया जाता है। जो थर्ड स्टेप जो होती है उसमें, वो मूल्यांकन किस तरीके से होता है, एग्जाम के माध्यम से होता है। प्रश्न उत्तर पूछा है, मौखिक रूप से पूछा है, लिखित रूप से पूछा है, किसी भी वे में उनसे उनने जो ज्ञान प्राप्त किया है वो चेक करने के लिए मूल्यांकन किया जा सकता है। चलिए, अब है प्रशिक्षण के दृष्टिकोण से हम शिक्षण कौशल को 3 व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत करते हैं। अब जो ये टीचिंग स्किल है उसको और देखते हैं ब्रॉडली सेंस में उसका। तो कोर टीचिंग स्किल्स, मुख्य शिक्षण कौशल जो है सभी विषयों के लिए सामान्य होता है। यह मौलिक कौशल है जो किसी भी विषय को पढ़ाने के लिए सामान्य और आवश्यक होते हैं। जैसे कम्युनिकेशन स्किल ये जरूरी है, क्लासरूम मैनेजमेंट आना चाहिए, लेसन प्लानिंग। तो ये कोर टीचिंग स्किल के लिए जो ये मूल शिक्षण कौशल है, इसके लिए ये 3 स्किल्स, मतलब और भी ऐसी स्किल्स है जो बेसिक स्किल्स है, जो फंडामेंटल स्किल्स है, ये होना जरूरी होता है। फिर स्पेसिफिक टीचिंग स्किल्स, तो यहाँ पर जो है ये विशिष्ट शिक्षण कौशल जो है ये विशिष्ट विषय क्षेत्र जैसे भाषा, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, गणित आदि के लिए होता है। अब जो देखिए, जो कोर टीचिंग स्किल्स होता है वो कोई भी टीचर हो उसमें ये सब गुण होने चाहिए, लेकिन स्पेसिफिक टीचिंग स्किल में जो जिस सब्जेक्ट में एक्सपर्ट है ये उसी के लिए है। तो जैसे विज्ञान की कक्षाओं में वैज्ञानिक प्रयोगों का उपयोग होता है, सामाजिक विज्ञान पाठों में ऐतिहासिक समय सीमा का समावेश होता है, भाषा शिक्षण में ध्वनिक तकनीकी का उपयोग होता है। तो ये स्पेसिफिक टीचिंग स्किल्स है कि इन चीजों में फिर उन्हीं चीज का यूज होगा। फिर थर्ड है टारगेट ग्रुप स्पेसिफिक स्किल्स। तो यहाँ पर जो लक्षित समूह विशिष्ट कौशल है ये विशेष बच्चों के लिए होता है।
तो ये जो है ये कौशल विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए विशिष्ट होते हैं, जैसे प्रतिभाशाली बच्चे या सीखने में अक्षम बच्चे। प्रतिभाशाली हैं उनको सिखाने के अलग टेक्निक्स के लिए करा है, जो अक्षम बच्चे हैं उनको सिखाने के लिए अलग एक टारगेट ग्रुप को, पर्टिकुलर टारगेट ग्रुप को पढ़ाना चाह रहे हैं, तो वो टारगेट ग्रुप को अगर सिखाना है तो वहां पे उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से फिर स्किल चाहिए। तो हमने 3 तरीके की स्किल देखी, जो एक बेसिक कोर स्किल है जो हर सब्जेक्ट के लिए किसी मतलब एक ये फंडामेंटल स्किल्स है जो ये होनी ही चाहिए, जिसमें मान लीजिए कम्युनिकेशन स्किल है हमारा, क्लासरूम मैनेजमेंट आना चाहिए उसे, है ना, इस टाइप के लेसन प्लानिंग, पढ़ाने से पहले प्लानिंग का एक वो उनके पास होना चाहिए कि गट्स ही कि कैसे प्लानिंग कर सकते हैं। फिर स्पेसिफिक टीचिंग स्किल्स है, जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं तो उसमें जो भी रिक्वायरमेंट है वो सब स्किल्स आ जाएगी। एक टारगेट ग्रुप स्पेसिफिक स्किल्स है, जिसमें किसी पर्टिकुलर टारगेट ग्रुप को हम पढ़ाना चाह रहे हैं तो उनकी आवश्यकताओं के हिसाब से, विशेष आवश्यकताओं के हिसाब से वहां पे पढ़ाया जाता है, तो वहां पे वो स्किल्स की आवश्यकता होती है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।